स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 विज्ञान का। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है जिसका नाम है हमारा परमाणु की संरचना। इससे पहले हम 3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, आज हम करेंगे चैप्टर 4। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जो हैं परमाणु और अणु से मिलकर बने हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणु के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है वो भी हमने जान लिया। क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणु के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं, इसकी जानकारी हम इस चैप्टर में पता करेंगे। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अब परमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि कण जो है परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे 3-4 साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने परमाणु की खोज की और कैसा कैसा उन्होंने अपना मॉडल लेके आए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझा जा सकता है, यह समझाया गया है। परमाणु के अविभाज्य ना होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों के द्वारा विद्युत चालन की परिस्थिति के अध्ययन से मिला है। ठीक है, पदार्थों में आवेशित कण होते हैं, ऐसा हमें पता लगा कि पदार्थ क्या होते हैं, उसमें आवेशित कण हो। पदार्थों में आवेशित कण की प्रकृति को जानने के लिए हमने क्या किया है, निम्न प्रकार के क्रियाकलाप किए हैं। उस क्रियाकलाप को देखते हैं कि क्या करना है। सूखे बालों पर कंघी करना है। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? आप ट्राई कीजिएगा, सूखे बालों पे क्या करना, कंघी लगाना और उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख करके उसी कंघी को उस कागज के पास ले जाइए दूर से। क्या उससे कुछ अट्रैक्शन हुआ, चुंबकीय बल जैसा देखो कि रिएक्शन होगा कि वो जो कागज होंगे ना उस कंघी में चिपकेंगे। देखो क्या करना है आपको, कंघी बालों में करना है। ठीक है, कंघी है हमारा, ये बालों में करना है और यहाँ मेरे पास क्या है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, इसके पास कंघी लेके आना है। आप देखोगे क्या होगा, ये सारे के सारे जो टुकड़े हैं ऊपर की ओर अट्रैक्ट होएगा। ठीक है, चुंबक बल इसे पे काम करेगा। ठीक है, कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा में भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या है होता है, ध्यान देखिए क्या कह रहा है कि कांच की छड़ को क्या करना है, कपड़े पर रगड़ना है, किस पे, सिल्क के कपड़े पर, और उसको इस छड़ को क्या करना है, गुब्बारे के पास ले जाना है, जिसमें गुब्बारा हमारा क्या होना चाहिए, फूला हुआ होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी चुंबकीय बल कार्य करेगा। आपने बचपन में चलो ये सब काम नहीं किया होगा, तो ये तो किया ही होगा ना कि गुब्बारे को जो है सर पे रगड़ा और फिर दीवार में चिपकाने की कोशिश करी, है ना। इस क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उसमें विद्यमान आवेश आ जाते हैं? तो भैया हाँ है ना, आ जाते हैं। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है तथा आवेशित कणों से बना हुआ है। ये कब हम पता कर पाए? डाल्टन जी ने तो बोला था भैया परमाणु क्या है, सबसे छोटी कण है जिसको हम मोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं और विभाजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस पर रिसर्च होता रहा, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये सारे आवेश आए कहाँ से? तो इस चीज़ों को पता लगाने के लिए, यही हमें क्या पता चला, इसी चीज़ों को पता लगाने के लिए कार्यरत थे साइंटिस्ट। तो उन्हें पता चला कि परमाणु क्या है, विभाज्य है, उसको विभाजित कर सकते हैं और उसमें आवेशित कण भी बने रहते हैं। ठीक है, विद्यमान होते हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं हैं, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। किसने लगाया? जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने क्या बोला, केनाल रे का नाम दिया। ये किरणें क्या थी? धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या थे, बराबर थे, किंतु विपरीत थे, मतलब कि उल्टा था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता था। इनको प्रोटॉन नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया इसको? प्रोटॉन दिया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव के द्वारा दर्शाते हैं और प्रोटॉन को हम पी पॉजिटिव के द्वारा दर्शाते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? एक इकाई होता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटॉन का क्या होता है, द्रव्यमान एक इकाई होता है
और इसका आवेश हम +1 मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है और इसका आवेश हम -1 मानते हैं। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी? ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। अभी तक क्या हुआ, हमें सिर्फ दो चीज़ों का ही पता चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने क्या माना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। वो परस्पर क्या होता है, आवेशों को संतुलित करते हैं। आपस आवेश जो होते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको क्या करते हैं, बैलेंस करने का कार्य करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। जो परमाणु होता है ना, मान लो ये परमाणु है, तो सबसे भीतरी भाग में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन भीतर है होता है, इलेक्ट्रॉन तो चारों साइड होता है, ऊपर ही होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। आ जाओ, चलो उत्तर देखते हैं। परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा, बताओ। नहीं पढ़ा तो आप जाके लेक्चर पीछे देख सकते हैं। हमने डाल्टन जी ने बताया था क्या, परमाणु के और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, परमाणु सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और परमाणु से मिलकर के अणु बना है। ठीक, इतना हम चैप्टर 3 में पढ़े हैं। जिसके अनुसार क्या था, परमाणु अविभाज्य था और अविनाशी था। मतलब कि ना ही हम इसको बना सकते हैं, ना ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिले, तो डाल्टन का जो हमारा परमाणु सिद्धांत था क्या, अविभाज्य वाला, ये क्या हुआ, खंडित हो गया। ठीक है, अमान्य हो गया। क्योंकि अगर ये अविभाज्य है, अगर ये टुकड़े नहीं हो सकते इसके, तो इसके अंदर हमारे क्या है, इन्होंने जो खोज हुई, किस चीज़ की खोज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो हमारे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब हमारा परमाणु अविभाज्य है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे पॉसिबल हैं, है ना। नहीं पॉसिबल था, तो इस तरीके से इनके जो परमाणु द्रव्यमान का खंडन हो गया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन थे, वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, अपना परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। देखो, जैसे ही पता चला ना कि परमाणु विभाजित है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व्यवस्थित हैं, तो क्या हुआ, सभी जितने भी हमारे वैज्ञानिक थे उस रिसर्च में जुट गए कि आखिर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक मॉडल दिया वो कौन थे, जे टॉमसन थे। उनका नाम जो है ध्यान रखना, याद कर लेना, बिकॉज इनके जो है ना मॉडल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। 4.2.1 टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। कैसा था, क्रिसमस की केक की तरह। केक में देखा ना, उसमें चेरी लगे होते हैं, है ना। उनके अनुसार क्या था, परमाणु एक धनावेशित गोला था। उनके अनुसार क्या था, हमारा परमाणु एक धनावेशित गोला था। ठीक है, इसमें क्या है, पॉजिटिव सेंस आ रहे तथा इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। मतलब हमारे जो है धनावेशित गोला, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। उन्होंने क्या बोला कि हमारा धनावेशित गोला था, इस पे पॉजिटिव 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 थे। ठीक है, और जो हमारे क्रिसमस की उसमें केक में चेरी होते हैं ना, चेरी, ये चेरी दिख रहे हैं, चेरी, तो क्या कह रहे हैं, क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवों की तरह जो थे इलेक्ट्रॉन थे। रेड रेड वाले क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है कि तरबूज भी हम ले सकते हैं। कि हमारा तरबूज क्या होता है, इस तरीके का होता है, और ये नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, ग्रीन ग्रीन होता है ना, ग्रीन ग्रीन होता है। और बीच में हमारे काले काले, बीच में हमारे काले काले बीज होते हैं। और बाकी क्या होता है, बाकी रेड रेड होता है, बाकी हमारा रेड रेड होता है ना, बाकी रेड रेड होता है, और बीच में ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं। यही होता है ना। देख लो कितना प्यारा तरबूज बना दिया मैंने।
जिसके अनुसार परमाणु में क्या होता है, धन आवेशित तरबूज के काले काले जो होते हैं बीज, ये हमारे क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं, धन आवेशित होते हैं। और जितने भी एडिबल पार्ट होते हैं रेड वाले वो हमारे क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। चलो आगे देखते हैं। लाल भाग की तरह जो दिखता है वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। अब यहाँ ये दे रखा है मॉडल, मैंने तो इसकी खिचड़ी बना दी है, ठीक है। अब ये इरेज होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि धनावेशित क्या है, गोला है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे बीज हैं और बाकी क्या है, धनावेशित हमारा गोला है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल ये देख सकते हो आप, ये है। अब ये है कौन, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन 1856 से 1940 तक रहे। ये का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार मिला। थॉमसन ने जो प्रस्तुत किया अपना मॉडल, तो उसमें क्या था कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं बीज की तरह। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। मतलब कि जितने हमारे पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, इसीलिए हमारा वो क्या होता है, उदासीन होता है। यद्यपि थॉमसन के मॉडल के परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक के द्वारा किए गए प्रयोग के परमाणु को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ये कहना क्या चाह रहा है कि इन्होंने जो बोला ना थॉमसन ने, वो चीज़ें तो क्लियर हो गई, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, और भी हमारे साइंटिस्ट आए, लेकिन जो उन्होंने साइंटिस्टों ने अपनी बात रखी, वो चीज़ें जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है वो क्लियर नहीं कर पाए, इसीलिए जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल को कैंसिल कर दिया गया आगे चल करके। उसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड जी आए, उन्होंने क्या बोला कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के लिए इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन के भीतर जो परमाणु होते हैं वो व्यवस्थित कैसे हैं, ठीक है। उन्होंने तो बोल दिया बीज की तरह होते हैं, तरबूज के बीज की तरह होते हैं, लेकिन है कैसे? अगर ऐसे ही खुले हैं तो क्या होगा, आपस में टकराएंगे और टकराएंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि भैया ये है तो है कैसे, छोटा सा परमाणु है हमारा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन किस व्यवस्था में है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। इन्होंने क्या किया, सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी क्या थी, 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। अल्फा कण क्या है, द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। ये धनावेशित होते हैं, चूंकि इनका द्रव्यमान क्या होता है, 4 ग्राम होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कण के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण क्या है, प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी हैं, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। इन्होंने क्या सोचा कि सारे के सारे क्या होंगे, पार हो जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने देखा, ये देखो आप देख सकते हो कि ये है क्या है, सोने की पन्नी है, उसके बीच डॉट 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 है, ठीक है, वो हमारे क्या है, नाभिक है। तो इन्होंने जब अल्फा कण बम्बार्ड किया सोने की परत से, तो क्या हुआ, ज़्यादातर कण क्या हुए, सीधे तो निकल गए, लेकिन कुछ हमारे बैंड भी हो गए, जो हमारे नाभिक से गए वो बैंड भी हो गए हल्के हल्के, और कुछ तो क्या हुए, रिटर्न आ गए, है ना, देख सकते हो रिटर्न आ गए, कुछ हल्के से मुड़ गए, कुछ रिटर्न आ गए, कुछ रिटर्न हो गए। तो ये जो हुआ ना, ये इनकी जो है अभिलाषा या कह लो कि सोच से परे था। आखिरकार ये इतनी हल्की पन्नी से रिटर्न कैसे आ गए, इतने हैवी अल्फा कण, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, देखो कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण क्या हुआ, सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। चलो ये तो हमने सोचा ही था कि भैया ये होना चाहिए, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, जो होना नहीं चाहिए था, जो ऐसे हो रहे थे, है ना।
आश्चर्य रूप से प्रत्येक 12,000 कण में से एक कण क्या हो रहे थे, वापस भी आ रहे थे। ये बहुत ज्यादा आश्चर्य करने वाली बातें थी। सो रदरफोर्ड के अनुसार ये परिणाम इस प्रकार का था, हास्यपूर्ण या फिर अविश्वसनीय, जैसे कि अगर आप 15 इंच के तौप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है, इस टाइप में था। रदरफोर्ड जी के बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये रदरफोर्ड हमारे क्या थे, 1871 से 1937 का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नाभिक की खोज की थी। सो रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला क्योंकि जो हमारे रिटर्न हो रहे थे ना वो अल्फा कण, वो नाभिक से ही रिटर्न हो रहे थे। ठीक है, वो नाभिक से ही रिटर्न हो रहे थे। सो देखो, इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान ले, ये आप भी कर सकते हो कि एक बच्चा अपनी आंखें को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो उसे 10 बार आवाज सुनाएगा। ठीक है, लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिसके बीच में पत्थर निकल जाता है। ठीक है, इसी तर्क के अनुसार क्या हुआ, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। क्या कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है, खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण क्या हुआ, बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर चले गए। तो उनके मॉडल के अनुसार ये चीज पहला उनका निष्कर्ष निकाला उन्होंने। सेकंड क्या निष्कर्ष निकाला कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु के धनावेशित भाग बहुत ही कम हैं। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10 के गुना की पावर 5 गुना छोटी है। ठीक है, 10 की पावर 5 गुना छोटी है। सो अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्न लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, मतलब कि गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इन्होंने अपने मॉडल के अनुसार बोला कि जो हमारे नाभिक होते हैं, एक बार और ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या बोला कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, ठीक है, और जिसे हम नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार का की तुलना में बहुत कम होता है, 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ रदरफोर्ड के परमाणु जो हमारे थे, रदरफोर्ड उनकी जो मॉडल थी, अब हम उस परमाणु मॉडल की कमियों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्यों इनके मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, सो ये इन्होंने क्या बोला, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, मतलब कि गोल 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 घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब पढ़ती हूँ। वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं होता। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरित के दौरान क्या होगा, आवेशित कण से ऊर्जा का विकिरण होगा। जब ऊर्जा का विकिरण होगा तो हमारा जे थॉमसन के जो परमाणु मॉडल था, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, उसका क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। उन्होंने क्या बोला था, इसके क्या होगा, ऊर्जा व्यवस्थित होती है, ना तो हम इस ऊर्जा का खत्म कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं, यही बोला था ना। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऊर्जा का विकिरण हो रहा है। तो इस प्रकार क्या हुआ, स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरण करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा, मतलब कि गोल 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 घूम करके अपनी ऊर्जा खत्म कर देगा और बीच में जाके टकरा जाएगा नाभिक से। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं क्या कि परमाणु स्थायी है। ये चीज हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि परमाणु हमारा क्या है, स्थायी है। सो बोर के परमाणु मॉडल के बारे में देखो।
अब ये सारी हमारी क्या थी, कमियां थी इनकी, ये हमारी क्या थी, कमियां थी। इसी कमियों को दूर करने के लिए क्या है, हमारे बोर्ड जी आए। समझ रहे हो कमियां क्या थी, कमियां ये थी कि इनके मॉडल के अनुसार जो हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते लगाते क्या होगा, अपनी ऊर्जा खोएंगे और अंत में जाके नाभिक में गिर जाएंगे। और जब ये नाभिक में गिर जाएंगे तो ये परमाणु का स्थायी होने का जो है नियम, रूल, वो उसका विखंडन करेगा। इसीलिए इनके जो है परमाणु को नहीं माना गया। ठीक है, इसके बाद हमारे कौन आए, बोर आए, बोर जी आए। उन्होंने बताया, अपना मॉडल लाया। इन्होंने क्या है, KLM का के बारे में बताया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए हमारे नील बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में अपने निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन का विक्त कक्ष कहते हैं, और इसमें उनकी कोई ऊर्जा का विनाश, विकिरण नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। दो चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि एक निश्चित कक्षा होती है, दूसरी क्या है, इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। एक निश्चित कक्षा होती है और उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, विभक्त नहीं होता है। ठीक है, चलो बोर, नील्स बोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। कौन थे ये, नील बोर जो है 1885 से 1962 तक रहे। जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगर में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगर विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन 3 पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई। कौन थी, पहला था द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड हमारा एटॉमिक थ्योरी, और थर्ड हमारा द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है, सो इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। देख लो, इसको देख लो एक बार। ये हमारे क्या है, हमारे परमाणु की ऊर्जा का स्तर है कि ये हमारा नाभिक है, देख सकते हो। हमारी पहली कक्षा K है, दूसरी हमारा L है, तीसरी M है और चौथी N है। इसको हम 2n की स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहली कक्षा में हमारा क्या है, 1 है ना, 1, तो 1 की स्क्वायर, तो पहले में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी में 2 की स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तीसरी में हमारी 2 की क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो हैं रहते हैं। सॉरी, 3 3 9 दूनी 18, 18। ठीक है, तो 2, 8, 18 और 32 ऐसे करके हमारे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। और हमारा जो है फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, 2 की पावर n की स्क्वायर। ठीक है, इस n जो हमारा है 1, 2, 3, 4 आप कुछ भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे इसकी जानकारी आप खुद भी लगा सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है, ये कक्षाएं क्या है, KLMN, इसमें 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई गई हैं कक्षाओं को। न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज की जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर थे। मतलब जो न्यूट्रॉन था उसमें कोई आवेश नहीं था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था। ठीक है, कुछ भी नहीं था, और उसमें क्या है, उसका जो प्रोटॉन के बराबर था। ठीक है, उसका जो है द्रव्यमान, वेट प्रोटॉन के बराबर था। ठीक, अतः इसका नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन को छोड़ करके ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर के ये क्या होते हैं, सारे के सारे परमाणु के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम n से दर्शाते हैं। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के रूप में प्रकट करते हैं। एक बार और देख लो क्या है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के रूप में प्रकट करते हैं। मतलब कि कितने हमारे न्यूट्रॉन हैं, कितने हमारे प्रोटॉन हैं, दोनों के मास को ऐड कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा सॉरी, तो दोनों के द्रव्यमान को ऐड कर देंगे तो हमारा परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखो चैप्टर 3 आपने पढ़ा होगा तो उसके नंबर्स दे रखे थे, अगर आपने उसे देखा होगा तो ये बनाने में काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन का हमारे पास क्या होता है, एक परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन के पहले कोश में हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये हमारा बीच में नाभिक है। फिर हमारा क्या है, लिथियम, लिथियम के क्या होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 3 हमारा इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो हमारा बीच में क्या है, नाभिक है। और 2 हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ व्यवस्थित कर दिया है, एक और बचा है तो एक हम दूसरे कक्ष में ले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम पहले वाले में 2 रख सकते हैं, फिर दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फिर 32, इस तरीके से हम रख सकते हैं। अब इसका क्या है, 4 है। इसका क्या है, 4 है, तो हमने क्या किया 1 2 3 4। अब इसका क्या है, 5 है, तो 2 तो हम पहले वाले में रखेंगे, 2 पूरा हो गया। फिर दूसरे वाले में 8 रख सकते हैं, तो 1 2 3 हमारा बचा हुआ यहाँ रख दिया। इसी तरीके से आप इसे बनाइएगा, बहुत ही इजीली वे में आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, पहले वाले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर चौथे में 32। ठीक है, इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा अपनी कॉपी में बनाना। देखो जैसे कि मैं एक और बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है, 11 है, तो आप पहले क्या है, केंद्रक बनाइएगा, उसमें एक सर्कल, आप इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो पहले वाले में हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में कितना रखना है, 8 है ना, दूसरे वाले में 8 रखना है, तो हम 2 तो इसमें रख दिए, तो 8 इसमें रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके ऊपर ही रखना है, कहीं आप बाहर रख रहे हो। तो अब हमारे पास क्या हो गए, 8 और 2 10 हो गए, लेकिन अभी एक और बचा है, एक और बचा है, तो उसके लिए हमें एक अलग से कक्ष के निर्माण करना पड़ेगा, और जो एक बचा हुआ है वो हम इसमें कहीं रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 11 व्यवस्थित हो गए। अगर और भी होगा तो हम अगला लगाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। ठीक है, परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें बोर बरी का नियम कहते हैं। बोर बरी का स्कीम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n की स्क्वायर के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया है। यहाँ पर n हमारा क्या होगा, कक्ष, जैसे 1 है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जहाँ n कक्षा की संख्या है या ऊर्जा स्तर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्ष में केवल 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। फिर दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। ठीक है, इस तरीके से होती हैं। और बाकी आपने ये चीज़ बनाना देख ही लिया है किस तरीके से बनता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, और किसी परमाणु के लिए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भर जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रम के अनुसार भरती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, पहले 18 तत्वों के परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र 4.4 में दिखाया गया है, पिछले पेज पे। उसे एक बारी आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फिर चौथे में 32। और जब तक पहली कक्षा नहीं भरती तब तक आपको दूसरे में जंप नहीं करना है। ठीक है, इस अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और अन्य के 8 होते हैं।
हीलियम के क्योंकि दो ही होते हैं परमाणु संख्या, इसलिए उसके दो ही रह सकते हैं। सो सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रकृति अपने बाह्यतम पक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को हम क्या बोलते हैं? अष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टक बोलते हैं। ठीक है। सो परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होती है, वही उस तत्व की क्या होती है? संयोजन शक्ति होती है, या फिर कह लो संयोजकता कहलाती है। ठीक है, संयोजन शक्ति या फिर संयोजकता कहलाती है। ठीक। तो जिसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। ठीक है, संयोजकता क्या होती है? जितना हम मतलब कि कोष्टक को पूरा करने के लिए माना कि हमने क्या किया, पहले में 2 भर चुका है, दूसरे में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 है और एक और चाहिए। ठीक है, 2 4 6 और 7 है, और इसको 8 को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हमारे अष्टक को पूरा करने के लिए हमारी क्या है? संयोजकता है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, प्रत्येक के लिए परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक त्याग सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता एक ही होती है, क्योंकि ये एक त्याग सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? तो आप ट्राई कीजिएगा कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या है, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या क्या है, फिर उसका विन्यास बनाइए और कितने उसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या फिर कितना वो छोड़ सकते हैं। तो यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम है उसके बाह्यतम कक्ष में कितने हैं? 2, एल्यूमिनियम में 3 होते हैं। ठीक है, तो वही हमारी इनकी संयोजकता है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से भी प्राप्त की जा सकती है। देखो, उदाहरण दे रखा है कि फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने हैं? 7 हैं। तो इसके लिए देखो 7 को छोड़ना उतना आसान नहीं है, इसलिए क्या करेगा, ये एक ले लेगा। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, लेकिन बाह्यतम कक्ष में 7 अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन को क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, और 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने से अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये प्राप्त कर ले और प्राप्त करके ऋणायन बनाए। ठीक है, अतः इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये चार्ट दे रखा है, इसको आप लर्न कर लें तो वो बेटर है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ तो कुछ चीज़ें यहीं पे आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ये KLM का विन्यास और संयोजकता। ठीक है, सो यहाँ पे से पढ़ भी लीजिएगा, हालांकि मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। जो एक चीज़ देख लो, जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है या परमाणु संख्या क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला करके हमारा क्या बनता है? परमाणु की संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या, ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा तो चीज़ें क्लियर आसान रहेगी। यहाँ मैं 1-2 एग्जाम्पल बता देती हूँ, आप बाकी आप खुद करिएगा। जैसे कि हमारे क्या है, परमाणु की संख्या ये है, परमाणु संख्या कह लो। प्रोटॉन की संख्या, ये हमारे प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या बोला कि जितने हमारे प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आप देखो यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो हमारे इसकी ये परमाणु संख्या 1 है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 1, दोनों बराबर हैं। इसका देख लो, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, किसी का भी देख लो, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या होगी बराबर। और दूसरी चीज़ें मैंने क्या बोली कि जो हमारा होता है परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, इन दोनों का सम। ठीक है, इन दोनों का सम कह लो। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखना आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या बोला? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है? द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है? द्रव्यमान। तो अगर मैं हीलियम का द्रव्यमान बोलूँ तो ये होगा। ठीक है, 2 + 2 4।
अगर मैं बेरियम का बोलूँ तो 5 + 4 9, ठीक है, द्रव्यमान के लिए। कार्बन का बोलूँ तो 6 + 6 12, 6 + 6 12, ठीक है। फिर अगर मैं नाइट्रोजन का बोलूँ तो 7 + 7 14। ये हमारा क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। क्या है ये, द्रव्यमान। और अगर मैं बोलूँ कि हमारे ये क्या है, द्रव्यमान। और अगर मैं बोलूँ परमाणु संख्या, तो जितने हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जितने हमारे प्रोटॉन की संख्या होती हैं, उतने ही हमारे क्या होती है, परमाणु की संख्या, ठीक है, परमाणु की संख्या। अब यहाँ दे रखा है कि अष्टक 8 में से 7 घटा करके 8 में से 7 घटा करके क्या करेंगे, हम फ्लोरीन का एक संयोजकता निकालेंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार से किया जाता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, ऑफकोर्स 1 होगी। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी दिखा गई है, नीचे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। किस तरीके से आप इसको फिल करिएगा, देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ दे रखा है कि मान लो इसकी परमाणु संख्या, सब कुछ इरेज कर देती हूँ पहले। तो देखो क्या है, मैंने क्या बोला, संयोजकता। तो देखो इसका 1 है, ठीक है, तो इसकी संयोजकता क्या है, 1। इसके कोष्टक में k में 1 आएगा, इसका मान लो 4 है, तो 4 हमारे कहाँ होगा, पहले में 2 आ जाएगा, पहले में 2 आ जाएगा, फिर दूसरे में भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो संयोजकता कितनी है, जो हमारी खाली वाली है, ठीक है। इसका हमारा C है, ठीक है, ठीक है। तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, संयोजकता क्या है, 4 है। अब आपकी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे भी कर लीजिएगा। चलो अब आगे आ जाओ, क्या है, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान। तो मैंने आपको बता दिया परमाणु संख्या क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है, वही हमारी क्या है, परमाणु संख्या। मतलब ये क्या है, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, यही हमारी परमाणु संख्या है। और द्रव्यमान क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारा है द्रव्यमान, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारा द्रव्यमान है। परमाणु संख्या आप जस्ट मुझे रीड कर देना, चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई है, ठीक है। देखो क्या है परमाणु संख्या। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या बताती है, जिसे हम जड़ के द्वारा दर्शाते हैं। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जड़ समान होती है। वास्तव में हम तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित करते हैं कि कितने प्रोटॉन उसमें व्यवस्थित हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए Z1 लिखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए हम 6 लिखते हैं। इस प्रकार के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या है क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। कि हमारे नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। हाँ, आई होप कि आपको ये परमाणु संख्या क्लियर हो गया होगा। अब हम द्रव्यमान संख्या के बारे में जान लेते हैं। द्रव्यमान संख्या के लिए ये चीज़ ध्यान रखना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के, या कह लो द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। क्या दे रखा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही मैंने लिखा है। ये कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। क्योंकि हमारे क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियॉइड भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए दे रखा है यहाँ पर कि कार्बन का जो है द्रव्यमान 12 यूनिट है या 12 ग्राम है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। 6 + 6 क्या हो गया, 12। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान क्या है, 27 है, जिसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होता है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को ही हम बोलते हैं परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, आणविक संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से हम लिखते हैं कि जो हमारा प्रतीक है, ठीक है, एलिमेंट हमारा, वो यहाँ पे लिखेंगे।
जो उसका मास है या द्रव्यमान है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जितना परमाणु संख्या है वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब आगे देखो, थोड़ा सा देख लें, चैप्टर हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। सो उदाहरण के लिए दे रखा है कि नाइट्रोजन को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जिसमें हमारा क्या है, ये हमारा मास है और ये हमारा परमाणु संख्या है। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, समस्थानिक और समभारिक, दो टॉपिक और बचा हुआ है। समस्थानिक, स्थान से ये याद रखना, समस्थानिक को स्थान से याद रखना। ठीक है, स्थान मतलब कि हर स्थान पे बराबर होगा। ठीक है, समस्थानिक तो कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान क्या था, अलग अलग। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु ले लो, इसके 3 परमाणु के स्पीसीज होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 1 ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, H3। सो प्रत्येक की परमाणु संख्या क्या होगी, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 2 3। इस प्रकार उदाहरण दे रखा है कार्बन का 6 का। ठीक है, कार्बन का 6 6 17 और क्लोरीन का 17 17 की, इसकी क्या है, समस्थानिक कहते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि उस उदाहरण के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन भार अलग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हमारे क्या थे, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं। ठीक है, सो बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक के रूप में पाया जाता है जिनका द्रव्यमान क्या है, 35 और 37 यूनिट है। सो इस 3:1 में होता है। अब हम प्रश्न उठता है कि द्रव्यमान को हम क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए हम तत्व का पता लगाते हैं। सो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 35.5 यूनिट। ठीक, सो किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। लेकिन अगर एक तत्व का समस्थानिक है तो क्या करेंगे, हम प्रत्येक समस्थानिक का रूप प्रतिशत जानना होगा और फिर उसको जान करके उसके द्रव्यमान की, औसत द्रव्यमान की गणना करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि क्लोरीन ये नहीं है। ठीक है, ऐसा मत मान लेना कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 यूनिट है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इनमें से क्लोरीन की समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान क्या होगा, 35.5 यूनिट होगा। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं समस्थानिकों के अनुप्रयोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारे बनते भी हैं पेपर में। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं पेपर में। चलो, सो कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिसका उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में करते हैं। आपका पेपर में ये क्वेश्चन डिट्टो आ जाएगा, समस्थानिकों का उपयोग बताओ। ठीक है, यहाँ दे रखा है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। ठीक, कैंसर के उपचार के लिए क्या होता है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आ जाओ तो संभारिक मतलब क्या है, भार। तो भार ध्यान रखना कि दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार करें। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है। दोनों तत्वों का द्रव्यमान क्या है, 40 है, यानी कि भार बराबर होता है संभारिक का। ठीक है, यानी तत्वों में के एक जोड़े के अणु में कुल न्यूक्लियोइडों की संख्या क्या होगी, समान। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है उन्हें हम क्या बोलते हैं, समभारिक। ये मतलब क्या है, परमाणु संख्या तो अलग है लेकिन उनका भार बराबर है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर जरा सा भी कहीं आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट को पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।